भूसंचलन। अरे चलो, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर भूसंचलन है क्या। भूसंचलन का अर्थ है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है उस स्थल मंडल लिथोस्फीयर में गति होना। अब इसको प्लेट टेक्टोनिक में क्या बोला गया? प्लेट, यानी ये जो स्थल मंडल है ये आपका लिथोस्फीयर है और इस लिथोस्फीयर को प्लेट टेक्टोनिक में क्या कहा गया है? प्लेट। और यहाँ पर ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि भैया इन प्लेटों में गति होती है। क्या होती है? गति होती है, मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट को हम भूमि यानी पृथ्वी का मूवमेंट कहते हैं, भूसंचलन कहते हैं। सर ये भूसंचलन होता किसके कारण है? तो ये सब पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अंतर्जात बल, यानी एंडोजेनिक फोर्स। माय डियर, ये जो एंडोजेनिक फोर्स है, ये एंडोजेनिक फोर्स पृथ्वी पर करता क्या है? स्थलाकृति का निर्माण करता है, यानी स्थलाकृति का निर्माण। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हम इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी का यानी पर्वत पठारों का निर्माण किसने किया है? एंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जात बल ने। महाद्वीपों के अंदर जो स्थलाकृति देख रहे हैं उसका निर्माण किसने किया है? एंडोजेनिक फोर्स ने। महाद्वीपों के क्षेत्रों में उत्थान और दशाव यानी अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण किसने किया है? इसी फोर्स ने किया है। पर्वतों का निर्माण भी किसने किया है? इसी फोर्स ने किया है। पर्वतों का निर्माण भी उसी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ जैसा हम आपको बता रहे हैं। यानी इसमें एक वलित पर्वत बने, एक ब्लॉक पर्वत बने, उसका निर्माण करता कौन है? यही। इसी अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप आता है, पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार होता है, पृथ्वी पर भूस्खलन जैसी क्रियाएं होती हैं। यानी यही अंतर्जात बल एंडोजेनिक फोर्स उत्तरदायी किसके लिए है? वोल्केनो के लिए है। उत्तरदायी किसके लिए है? आपके अर्थक्वेक के लिए है। उत्तरदायी किसके लिए है? आपके लैंडस्लाइड्स के लिए है। इसी अंतर्जात बल के कारण होता है। अब सपोज आप समझना कि जो स्थलाकृतियों का निर्माण इस अंतर्जात बल ने किया है, उन स्थलाकृतियों के यानी जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उन स्थलाकृतियों के समतलीकरण का कार्य, स्थलाकृतियों के समतलीकरण का कार्य, समतलीकरण का जो वर्क है, जो कार्य है, वो कार्य सर कौन करता है? यानी फ्लैट टोपोग्राफी में कन्वर्ट कौन करता है? तो फ्लैट जो आपकी टोपोग्राफी है उसमें कन्वर्ट करेगा बहिर्जात बल। कौन सा? बहिर्जात बल, यानी एक्सोजेनिक फोर्स। ये एक्सोजेनिक फोर्स क्या करता है? किसी भी स्थलाकृति का पतन करता है, किसी भी स्थलाकृति को डिस्ट्रॉय करता है। उसका वर्क ही यही है। आप समझे मेरी बात को कि किसी भी टोपोग्राफी को डिस्ट्रॉय करने का कार्य, किसी भी टोपोग्राफी को यानी पतन करने का जो कार्य है, वो कौन सा फोर्स कर रहा है? वो आपका एक्सोजेनिक फोर्स कर रहा है। यानी इस एक्सोजेनिक फोर्स का ही परिणाम क्या रहा है कि वहां स्थलाकृति डिस्ट्रॉय हो रही है। मेरी बात को आप समझे? अब यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं कार्य करती है? तो यहाँ पर अनुच्छादन जैसी क्रियाएं कार्य करती है। अनुच्छादन, अनुच्छादन, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन के दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस वर्क करता है अपक्षय वेदरिंग का और दूसरा प्रोसेस वर्क करता है अपर्दन, इरोजन।
यानी इसके माध्यम से अनुच्छादन में 3 क्रियाएं घटित होती हैं। एक अपक्षय होता है जिससे चट्टानें कमजोर होती हैं स्थलाकृति की, एक अपर्दन होता है, एक अपक्षय होता है, दूसरा अपर्दन होता है और तीसरा परिवहन होता है। यानी इसका कार्य मेनली क्या है भैया, ये क्या करता है, ये क्या करता है, किसी भी रॉक को वीक करता है। अब कोई भी रॉक, आप बात सुनना ध्यान से, कि कोई भी रॉक जब लंबे समय तक इस पृथ्वी के कारकों से प्रभावित होती है तो वो धीरे धीरे वीक हो जाती है। वीक होने के बाद उस चट्टान का टुकड़ों के रूप में टूटना शुरू हो जाता है, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपर्दन करता क्या है, अपर्दन क्षेत्र के आधार पे होता है। जैसे वायु के द्वारा होगा तो उसे वायु अपर्दन कहेंगे, यानी विंड इरोजन। जल के द्वारा होगा तो उसे वाटर इरोजन कहेंगे, और हिम के द्वारा होगा तो उसे ग्लेशियर इरोजन कहेंगे। इसका मीनिंग क्या है सर? मीनिंग ये है कि हर फैक्टर अपने क्षेत्र के आधार पर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि जहां पर विंड चल रही है, जहां पर हवा की उपस्थिति ज्यादा है, वहां पर वाटर वर्क करेगा, यानी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, विंड का। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, आपके वायु का। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक होती है, जिन क्षेत्रों में रेनफॉल अत्यधिक होता है, उन क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर जल उन स्थलाकृतियां, उन चट्टानों पर प्रभाव डालता है। लेकिन आप मेरी बात को समझे। और जहां जिन क्षेत्रों में आपके ग्लेशियर होते हैं, यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर ग्लेशियर मिलते हैं, इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र जहां पर ग्लेशियर मिलेंगे, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर हिम वर्क करता है। सर परिवहन, तो परिवहन के भी, यानी किसी चट्टान के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है, उसमें आपका इरोजन वर्क करता है। और इरोजन क्या करता है कि उस चट्टान के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देता है। उस चट्टान के टुकड़ों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको शिफ्ट कर देता है। और इस शिफ्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर, इरोजन। यानी इस शिफ्ट करने के प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी ये आपका इरोजन है और ये आपका कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, यहाँ पर स्थलाकृतियों का पतन। चलो करो नोट। अब देखो समझने वाली बात ये है कि जो अंतरजात बल होता है, ये अंतरजात जो बल है आपका, ये अंतरजात बल दो प्रकार से वर्क करता है। एक लंबे समय तक लगता है और एक अल्प समय तक लगता है। यानी अंतरजात बल को ही हम क्या बोलते हैं, एक लंबे समय तक, एक कम समय तक। यानी जो लंबे समय तक जो लगता है
उस बल को हम पट उस बल को हम महादेशज संचलन कहते हैं। यानी अंतरजात जो बल है, अंतरजात जो बल है इसमें मूवमेंट होता है, उसे हम महादेशज संचलन के नाम से आप जानते हैं। महादेशज संचलन में बेसिकली होता क्या है, तो ये आपका बेसिकली इस मूवमेंट को हम एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिरोजेनिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। और जो पर्वत निर्माण जो संचलन होता है, पर्वत निर्माण जो संचलन होता है, उस संचलन को हम ओरोजेनिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसे हम एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं, उसे हम ओरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। एपिरोजेनिक जो मूवमेंट है इसमें क्या होता है कि महाद्वीप यानी जो आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं और इसके अलावा महासागर, वहां पर महासागरीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन स्थलाकृतियों में जो टोपोग्राफी होती है ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जो टोपोग्राफी होती है, उनमें क्या होता है, ऊपर मुखी गमन और अधोमुखी गमन होता है। यानी ऊपर मुखी गमन, ऊपर मुखी गमन, ऊपर यानी ऊपर मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपर मुखी जो संचलन है उसे अपवर्ड कहते हैं, अपवर्ड। और आपका सेकंड नंबर का जो अधोमुखी है उसे डाउनवर्ड कहते हैं। यानी महाद्वीप और महासागरीय भागों में अगर उत्थान हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, महाद्वीपीय भाग में अगर उत्थान होगा तो उसे अपलिफ्टमेंट कहेंगे, और महासागरीय भाग में अगर उत्थान होगा तो उसे इमरजेंस कहेंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर महाद्वीपीय भाग में उत्थान होगा तो उसे सब्सिड यानी धसा होगा तो उसे सब्सिडेंस कहेंगे, यानी अवतलन। और महासागरीय भाग में अगर धसा होगा तो उसे निर्गमन यानी उसे सबमर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो संचलन है, इसी संचलन से आपके दो महत्वपूर्ण संचलन बने। यानी यहाँ पर ऊपरी मुखी में हमेशा चाहे महाद्वीप हो या महासागरीय भाग हो, उनमें उत्थान होता है। तो यहाँ पर इसको अपलिफ्टमेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है इसे इमरजेंस कहते हैं, यानी इसे हिंदी में उत्थान कहा जाता है। और इसे बेसिकली ये जो क्रिया होती है इसे निर्गमन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गमन। इसे हम निर्गमन के नाम से जानते हैं। ये निर्गमन जैसी क्रिया होती है। ये बेसिकली महाद्वीपीय भाग में होती है, यानी कॉन्टिनेंट के अंदर अगर उत्थान हो रहा है तो उसे अपलिफ्टमेंट या उत्थान कहेंगे। और इसका मूल रूप से जो संचलन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसे ऊपरमुखी संचलन कहते हैं। लेकिन अगर महासागरीय भाग में यानी किसी तटीय भाग में यानी कोस्टल पार्ट में या किसी महासागरीय भाग में अगर कोई ऐसी क्रिया हो रही है कि वहां पर यानी उत्थान हो रहा है, तो उस उत्थान की क्रिया को निर्गमन कहा जाता है। मेरी बात को आप समझे। अधोमुखी संचलन में क्या होता है कि
चाहे कोई आपका महासागरीय स्थलाकृति हो या महाद्वीपीय स्थलाकृति हो, वहां पर हमेशा धंसाव होता है, यानी सबसिडेंस होता है। तो सबसिडेंस को हम क्या कहते हैं? अवतलन। इसे कहा जाता है सबसिडेंस। और यहाँ अगर किसी, ये हमेशा अवतलन कहाँ होगा? महाद्वीपीय भाग में, यानी कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट होगा, उस पार्ट में ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होगा। लेकिन अगर मान लो किसी सागरीय भाग में हो रहा है तो उसे निमज्जन कहा जाता है, यानी उसे कहते हैं सबमर्जेंस। सबमर्जेंस या तो किसी तटीय भाग में होगा और या किसी सागरीय भाग में, या तो किसी तटीय भाग में होगा या किसी सागरीय भाग में होगा, तो उसे हम निमज्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? निमज्जन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि पर्वतीय निर्माण जो संचलन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें, यानी दो स्थल खंडों में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। जब ये स्थल खंडों में खिंचाव होगा तो यहाँ पर पर्वत जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। और हमेशा आप याद रखना कि अगर इनमें खिंचाव हो रहा है, वहां पर्वत जैसी स्थलाकृति बन रही है, तो उसे माय डियर हम कहते हैं एक फोर्स लगता है जिसका नाम है टेंशन फोर्स। यानी यहाँ पर तनाव बल लगता है, टेंशन फोर्स, और इसी टेंशन फोर्स के कारण आपके क्रैक्स, फ्रैक्चर और फॉल्ट का निर्माण होता है, फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और इससे बेसिकली आपके ब्लॉक पर्वत बनते हैं। कौन से पर्वत बनते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो संसार के जितने भी ब्लॉक पर्वत हैं वो टेंशन फोर्स का परिणाम है। और वहां पर सबसे पहले क्रैक्स बने, फिर आपके फ्रैक्चर बने और फिर आपके फॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। कितना मेरी बात आप समझे? लेकिन दूसरा मीनिंग क्या है कि जब कोई दो टुकड़े, यानी कोई भी दो टुकड़े जब आपके, यानी ये दो टुकड़े हैं और ये आमने सामने से गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थलाकृति मुड़ेगी और यहाँ पर एक बल लगेगा। उस बल को हम संपीड़न बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। इसे हम कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। यानी संपीड़न बल के कारण क्या होगा कि यहाँ पर याद रखना वलन यानी फॉल्ट का निर्माण होगा, और फॉल्ट से बेसिकली आपके इस क्षेत्र में एक प्रकार के पर्वत बनते हैं जिन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं, यानी इन्हें हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से ये चीजें हुई पृथ्वी पर, और इस प्रक्रिया से ये परिवर्तन हुए। तो इस पूरे परिवर्तन का मूल जो कारण है वो एंडोजेनिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? एंडोजेनिक फोर्स है। ठीक है, चलो लिखो।
ये तो कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, है ना, समझ लिया। अब बात हम करते हैं कि अगर सपोज करो कि आपके यहाँ पर एक पर्वत निर्माणकारी बल है जिसका नाम है कंप्रेशनल फोर्स, यानी संपीड़न बल। ये संपीड़न बल वर्क करता है। तो पहली जो बात है सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे सपोज करो दो यहाँ पर चट्टान, ये चट्टान इधर मूवमेंट कर रही है और ये चट्टान इधर इसकी तरफ मूवमेंट कर रही है। पहली बात तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा ना, उस मूवमेंट को हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं, यानी उसे क्षैतिज संचलन के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा मूवमेंट जो टुकड़ों के समानांतर हो रहा हो, यानी कोई भी गति हो वो उसका जो स्कार्प है उसके समानांतर हो रही हो, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से आपको स्थल पर दो चीजें दिखाई देंगी। एक समवलन होगा जिसे आप वार्पिंग कहते हो, और एक वलन होगा फॉल्ट। समवलन का मीनिंग क्या है? सबसे बड़ी बात कि इसे बोर्ड वार्पिंग कहते हैं समवलन, यानी समवलन का सबसे बेहतरीन मीनिंग क्या है कि जब बड़े क्षेत्र में, यानी जब किसी बड़े क्षेत्र में, इसे क्या कहते हैं कि किसी बड़े क्षेत्र में अवनति और अभिनति रूप में वलन होना, यानी मुड़ना। जब किसी बड़े क्षेत्र में यानी बड़ी सिंक्लाइन और बड़ी एंटीक्लाइन हो, तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ये बड़ी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वार्पिंग कहेंगे। लेकिन जब छोटे रूप में अपनति एवं अभिनति का निर्माण होना, छोटे रूप में अपनति और अभिनति का निर्माण होना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे वलन कहेंगे। एग्जाम्पल समझना कि जैसे कोई टुकड़ा इस प्रकार से मोड़ा, तो ये बेसिकली फोल्ड है, छोटे रूप में मोड़ा। लेकिन जैसे कोई टुकड़ा कई किलोमीटर के रूप में मुड़ा, तो उसे समवलन कहते हैं। तो वलन और समवलन का बेसिक मीनिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ समवलन दो प्रकार का होता है और वलन भी दो प्रकार का होता है, वो कैसे समझो? यानी आपका कंप्रेशनल फोर्स ने क्या किया कि वार्पिंग और फोल्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो वलन होगा, जैसे आपका वलन होगा तो उसे अपनति अवनति कहेंगे। समवलन को उत्समवलन और अवसमवलन कहते हैं, दो प्रकार का होता है।
उत्समवलन, अपवार्पिक और अवसमवलन। अवसमवलन डाउन वार्पिंग। उत्समवलन में होता क्या है कि कोई भी हिस्सा है उसमें उत्थान होता है, अपलिफ्टमेंट होता है। ये अपलिफ्ट करेगा। अवसमवलन में होगा क्या, कोई भी हिस्सा है उसमें धसाव होता है, यानी सबसिडेंस हो। लेकिन अगर हम वलन की बात करें कि वलन में क्या होता है, तो वलन दो प्रकार से। कैसे सर? कि कोई भी हिस्सा है अगर उसमें अपनति हो रही है, अपनति को कहते हैं एंटीक्लाइन, और अभिनति जब इस प्रकार का कोई हिस्सा दिखाई दे, उत्थान हो, और जिसका दोनों हिस्सों के बीच का जो क्षेत्र है वो चौड़ा दिखाई दे, और अवनति में क्या होगा, धसा होगा। बाकी कॉन्सेप्ट कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। बाकी का मैं आपको कल अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं।